सो गाइज हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं नेक्स्ट करंट अफेयर से। और हम यहाँ पे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को पढ़ रहे हैं अभी। तो आपको ये याद रखना है दैट इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अंदर जो टारगेट्स हैं, जैसे कि जब भी कभी हम कोई स्कीम या मिशन पढ़ते हैं तो हमें उनके टारगेट और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जैसे पढ़नी चाहिए। तो इसी तरह से इसके अंदर सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है, यहाँ पर देखिए इंडिया ने अभी टारगेट लिया है कि हम यहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होगी उसको कंप्लीटली इंडिजनाइजेशन करेंगे, यानी उनका पूरी तरह से भारतीयकरण किया जाएगा और इंडिया में ही उनको या इन इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया जाएगा। तो आपको इसके अंदर ना एम याद रखना है यहाँ पर, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो इसके अंदर हम 90 पेटाफ्लॉप्स को, जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है उनको ये याद रखना चाहिए दैट जो कंप्यूटर्स को हम चेक करते हैं कि कितना एफिशिएंट है कितना नहीं, तो उनकी हम स्पीड चेक करते हैं और स्पीड को चेक करने का पैरामीटर है पेटाफ्लॉप्स, या फ्लॉप्स के अंदर हम काउंट करते हैं। तो फ्लॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी को शो करता है, तो किसी कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा कंप्यूटिंग कैपेसिटी है उतना ज़्यादा वो फास्ट कंप्यूटर माना जाता है। तो भारत में जो या पूरे वर्ल्ड के अंदर ना जितने भी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ये भी मैटर करता है कि वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस हैं उनको या मॉडल्स को वो सॉल्व कर पाते हैं। तो बेसिकली हमें ये टारगेट याद रखना है कि मार्च 2026 तक इंडिया का टारगेट है कि हम 90 पेटाफ्लॉप्स तक की जो कैपेसिटी है अपने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहाँ पे अचीव कर लें। और इसके अंदर जैसे पहले आपको बताया गया 2030 का हमने टारगेट तो रख ही लिया है कि इंडिया के अंदर ही हम जो अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका इंडिजनाइजेशन करेंगे यहाँ पर। और अभी तक अचीवमेंट्स में देखें तो रुद्रा सर्वर, त्रिनेत्रा जो या त्रिनेत्र नेटवर्क है, या ऐरावत एआई सुपर कंप्यूटर, और नेशनल जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर मिशन 2.0 है उसके टारगेट्स भी इसी तरह के हमने रखे हैं। तो अभी तक फिलहाल आपको ना याद रखना चाहिए जो ऊपर हमने टारगेट की बात की है, जो 90 पेटाफ्लॉप्स की हमने कंप्यूटिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है मार्च 2026 तक। अगर हम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर मिशन की बात करते हैं तो 2015 के अंदर ये मिशन लॉन्च किया गया था, और ये इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी यहाँ पे? डीएसटी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी बोलते हैं हम इसको, डीएसटी प्लस मेटी आप याद रखें। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सी डैक यहाँ पे पुणे आप याद रखें, ये इंस्टीट्यूट है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो ये आपको जो है ना कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स हैं इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स अगेन बहुत सिंपल हैं, और ये पॉजिटिव बातें ही होती हैं, तो इसीलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका देख रहे हैं जो इसके अंदर ना बेसिकली फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 है इस सुपर कंप्यूटर मिशन के अंदर। पहले वाले में जो फेज़ है उसके अंदर हमने 6 सुपर कंप्यूटर्स को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हम क्रिएट करेंगे और फिर बाद में वैल्यू एडिशन वगैरह की जाएगी। तो सिर्फ 3 फेजेस के आपको बताऊं कि 3 फेजेस में होगा ये। और अभी तक जो डेवलपमेंट है यहाँ पे ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है। तो त्रिनेत्रा या ट्राइनेत्रा जो नेटवर्क है, सी डैक ने इसको डेवलप किया है ताकि डेटा ट्रांसफ़र या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ एक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया है। और या त्रिनेत्रा ए, जिसके अंदर हमने 100 गीगाबाइट पर सेकेंड नेटवर्क, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसके उसको लेकर हमने अचीवमेंट यहाँ पे अभी तक प्राप्त कर ली है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अंदर जय त्रिनेत्रा बी, यहाँ पे 200 गीगा बिट्स को हमने यहाँ पे पर सेकेंड यहाँ पे ट्रांसफ़र करके देख लिया है, और ये भी सक्सेसफुल रहा है अभी। और इसी तरह से रुद्रा सर्वर क्या है यहाँ पे? जो भारत का पहला ये इंडिजीनस जो डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एचपीसी सर्वर रुद्रा है। और बेसिकली ये एक प्रकार से हमारा हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग सर्वर है रुद्रा। आपको बस ये पता होना चाहिए दैट रिसेंटली रुद्रा वाज इन न्यूज़, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया रखना है इसमें। मेजर इंस्टॉलमेंट्स की अगर बात की जाए तो परम रुद्रा 2024 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स को डिप्लॉय किया था पुणे, दिल्ली और कोलकाता के अंदर, ताकि इंडिया में जो फिजिक्स है, अर्थ साइंस है, कॉस्मोलॉजी है, उस पर हम फोकस कर सकें। इसी तरह से जो परम प्रवेग है, ये ना गाइस एग्जाम्स के अंदर ना पूछे जा सकते हैं, आपको वहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ एक एक लाइन में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि परम रुद्रा क्या है, परम प्रवेग क्या है। यहाँ पर इसे आईआईएससी बेंगलुरु के अंदर वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और ये लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है इन एन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी
जहाँ पे हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा जो हमने इंस्टॉल किया है वो परम प्रवेग है। इसी तरह से परम शिवाय क्या है? ये भारत का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसे यहाँ पे आईआईटी वाराणसी के अंदर यानी कि बीएचयू के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रखा गया है। तो आपको ना ये रुद्रा, प्रवेग, शिवाय ये आपको पता होना ज़रूरी है कि ये कहाँ-कहाँ डिप्लॉय किए गए हैं और इनका पर्पस क्या है। तो आपको मेजर इंस्टॉलेशंस हैं उनके बारे में आइडिया रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे। तो पेटाफ्लॉप्स आपने याद रखना है, इनकी स्पीड्स को लेकर वर्ड होता है पेटाफ्लॉप्स या फ्लॉप्स। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे ऐरावत एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है ऐरावत, प्रोवाइड्स अ कॉमन कंप्यूट जो प्लेटफॉर्म फॉर द एआई रिसर्च। यानी कि जो ऐरावत है, मेनली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई रिसर्च और नॉलेज एसिमिलेशन के लिए ज़रूरी है। और इसमें और कुछ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आप छोड़ सकते हैं इसमें। वर्ल्ड के ना जब भी कभी 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट आती है, तो आपको ना जो टॉप 3 हैं वो याद रखने चाहिए। जब भी कभी न्यूज़ में आप इनके बारे पढ़ें या कोई नया सुपर कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किया जाए, तो आपको उसकी यूटिलिटी और उसका जो प्लेस है वो पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ हम पढ़ रहे हैं अबाउट दी नार्को टेस्ट। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे वैसे कोई सिविल सर्विसेज में बहुत ही रेयर ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आपको थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने कभी ना कभी मूवीज़ में या कभी कोई इंपॉर्टेंट केस लॉज के अंदर सुना होगा कि नार्को टेस्ट जो है ना वो करवाए जाते हैं। बेसिकली जब किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो उस समय पर यहाँ कोई जो एक्यूज होता है या जिसके ऊपर कोई ना कोई किसी तरह का एक शक रहता है, तो वहाँ पर ऐसे पर्सन को सेडेटिव ड्रग्स दी जाती हैं। और बेसिकली वो जो सेडेटिव ड्रग्स हैं, जिससे कि पर्सन जैसे बेहोशी की हालत में जाना शुरू हो जाता है, उसको वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं? बारबिचुरेट्स यूज़ करते हैं। बारबिचुरेट्स एक तरह की सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, यानी कि जो पर्सन है वो उसका अपने ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे जो है कम होना शुरू हो जाता है और वो अपनी सेंसेस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। तो यहाँ पे ना आपको ये याद रखना है, जो केमिकल का नाम है दैट्स अ सोडियम पेंटोथल, जो इसको यूज़ किया जाता है यहाँ पर नार्को टेस्ट के अंदर। तो बेसिकली जो पर्सन अपना जिसके माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो इंटेंशनली पुलिस पर्सनल के साथ जब कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, तब ऐसे में नार्को टेस्ट की मदद से उनसे क्वेश्चन करने के बाद वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और इसीलिए जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो इजीली उसको बाहर निकालना शुरू करता है। तो इस तरह का एक टेस्ट जिसको बोलते हैं हम नार्को टेस्ट। तो आपने इसमें सोडियम पेंटोथल यूज़ करना है, यानी कि ये वर्ड याद रखना है। और इसमें बारबिचुरेट्स यानी कि सेडेटिव ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम इसमें आगे जा रहे हैं, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो ये आमतौर पे इस तरह आ जाते हैं कि पैक्स सिलिका जो समिट है वो अभी हुई थी, वो किससे जुड़ी हुई है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है अगेन। जो पैक्स सिलिका समिट है 2025 की, इंडिया वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, ट्रिगरिंग अ शार्प पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। सो ये है कि अपने आप में यहाँ पे इंडिया को एक्चुअली एक्सक्लूड किया गया है इसमें, और ये यूएस लेड एक इनिशिएटिव है। इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो सिलिकॉन सप्लाई चेन को या सिलिकॉन सप्लाई चेन को लेकर ना एक यूएस ने अपना एक जैसे इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर जो इंडस्ट्रीज को सप्लाई जानी है सिलिकॉन से जुड़ी हुई, तो वो कंटिन्यू सप्लाई रहेगी। इट एम्स टू रिड्यूस द चाइना's डोमिनेंस एंड द काउंटर कोर्सिव डिपेंडेंसी। क्योंकि जो हमारे पास आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर कई तरह के जो चिप्स हैं, सिलिकॉन जो सिलिकॉन है वो यूज़ किया जाता है। तो उन चीज़ों की सप्लाई इंडिया या पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही मतलब एक स्मूथ होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री जो है वो एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आके काम करें। तो इसीलिए यहाँ पे यूएस ने इस तरह का एक ग्रुप जो है बनाया था। और बेसिकली इसका एम क्या था कि चाइना के ऊपर जो एक डिपेंडेंसी है लोगों की या जो वर्ल्ड की या बाकी कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ की, वो कम की जा सके। क्योंकि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में इस तरह की जो सप्लाई है, सिलिकॉन वगैरह की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर किसी तरह का किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का होल्ड नहीं होना चाहिए। इसीलिए पैक्स सिलिका इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। सो बेसिकली यहाँ पे इंडिया को एक्सक्लूड किया गया था। तो आपको एग्जाम के अंदर वो पूछ सकता है कि इंडिया को इस इनिशिएटिव के अंदर जो है इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ऐसा किया है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिया को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था। तो कंट्रीज़ कौन कौन सी इंक्लूड की गई हैं, जैसे वो सारी कंट्रीज़ का नाम आपने बिल्कुल याद नहीं रखना है। और यहाँ पर
सभी कंट्रीज को, जो क्वाड मेंबर्स हैं, क्वाड मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये 4 कंट्रीज हैं, इनको क्वाड मेंबर्स बोलते हैं या क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। तो इसमें से सभी कंट्रीज इस ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। सो यहाँ पर इंडिया हालांकि बाद में इसको ज्वाइन कर सकता है। और जैसे कि बहुत पहले एक इनिशिएटिव जो है, यूएस का एक और इनिशिएटिव आप याद रखिएगा, जिसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, उसको एमएसपी बोलते हैं। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत यूएस ने 2022 में इस प्रोग्राम को शुरू किया था, ताकि वर्ल्ड में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई चेन जो है इंश्योर की जा सके। और यहाँ पे जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर भी इंडिया पहले वहाँ पर मेंबर नहीं था। तो इसी तरह से हम भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे इंडिया ने बाद में एमएसपी को ज्वाइन कर लिया था 2023 के अंदर, उसी तरीके से हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया जो है इसका जो ग्रुप का मेंबर बन जाए। जो एमएसपी है, या ऊपर अभी आपको जो बताया गया था, दैट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये 2023 का ग्रुप है, यूएस लेड ग्रुप है। और इसके अंदर जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक चीज़ फोकस करनी है, दैट यहाँ पर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था एमएसपी को लेकर। जो एमएसपी है, अगेन मिनरल जो सप्लाई पार्टनरशिप है, वो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर डील कर रहा था। और अगेन उसका भी पर्पज यही था कि चाइना की जो डोमिनेंस है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर या एलिमेंट्स को लेकर, वो कम की जा सके। नेक्स्ट हम यहाँ पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं अबाउट दी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को लेकर, जो अभी वर्ल्ड के अंदर, जैसे इंडिया इज इमर्जिंग एज द वर्ल्ड्स जो लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। यहाँ पर अब हमने 1700 जीसीसी ओपन करने का, मतलब एक जो टारगेट था हमारा, वो हमने 2030 तक का हमने अभी मार्क कर लिया है। और उसके अंदर हमें 105 बिलियन रुपीज़ हमारे हमने बजट रखा है उसका, यूएसडी डॉलर्स का। तो बेसिकली ये जीसीसी क्या है? एक तरह से ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके द्वारा बनाए गए एक ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स होंगे, बस इसमें इतना ही आप याद रखें। और जैसे जो हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, एनसीआर, मुंबई, उनके अंदर इस तरह के सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। तो अभी ये 2030 का टारगेट है, तो फिलहाल हम अभी इसको आप रहने दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसे अभी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ होती हैं, यानी कि जहाँ थोड़ी कम पॉपुलेशन होती है, जो टीयर सिटीज़ होती हैं उसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 या 5, 6 इस तरह से सिटीज़ को कैटेगराइज करते हैं। तो हमने जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं उनके अंदर जेनेसिस प्रोग्राम स्टार्ट किया, यानी कि जेन नेक्स्ट, यानी जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द इनोवेटिव स्टार्टअप्स। तो उनके अंदर भी हम यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है अब यहाँ पे अबाउट दी पोंदुरु खादी गेट्स जीआई टैग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी कभी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जीआई टैग मिलता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, आइटम को, कोई एम्ब्रॉयडरी को या कि डिज़ाइन को, तो आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं, जो पोंदुरो खादी है वो आंध्र प्रदेश की है। एक तो चीज़ आपने याद रखनी है, ये कहाँ पर दिया गया है, पहली बात ये। और साथ ही साथ इसके अंदर जीआई टैग, पहले आप इसको डिज़ाइन देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस खादी के अंदर। तो पोंदुरु खादी बेसिकली क्या है, ये हैंडस्पन और हैंड वोवन कॉटन फैब्रिक है, और ये श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है, और वहाँ पे इसको पतनुलु के नाम से जाना जाता है। तो आपको सिर्फ इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखनी है। और यूनिक फीचर क्या है इसका, एक जो क्लीनिंग ऑफ कॉटन यूजिंग द जॉ बोन ऑफ द वालुगा फिश। तो यहाँ पे जब इसको क्लीन किया जाता है कॉटन को ना, तो यहाँ जो वालुगा फिश है उसकी जॉ बोन को यूज़ किया जाता है। और ये एक बहुत ही यूनिक तरह की प्रैक्टिस है। तो इस तरह से पोंदुरो इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द स्पिनर स्टिल यूज अ सिंगल स्पिंडल चरखा विद द 24 स्पोक्स। तो यहाँ पे जैसे गांधी चरखा जो है उससे ही बोलते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं। तो इस तरह से जो इस तरह के चरखे प्रयोग किए जा रहे हैं यहाँ पे पोंदुरो में। और फैब्रिक जो है बहुत हाई क्वालिटी है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इसको छोड़ सकते हैं आप। तो जीआई टैग मिला है इसको, आंध्र प्रदेश से है, श्रीकाकुलम, ये इतना याद रखना है आपने। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे अबाउट दी मैंग्रोव एज इकोलॉजिकल बफर्स। यहाँ पे जो भी न्यूज़ इससे संबंधित रही होगी, हमें यहाँ पे पढ़ना है कि आखिरकार मैंग्रोव की जो एक यूटिलिटी या सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले आप मैंग्रोव देखिए यहाँ पे। जिन स्टूडेंट्स को मैंग्रोव के बारे में नहीं पता है, पहले आप इसको एक बार ऑब्जर्व जैसा कर रहे हैं, तो देखिए ये एक जहाँ पर शोर लाइंस होती हैं, यानी कि समंदर का जहाँ किनारा होता है, वहाँ पर आपको ये वेजिटेशन मिलती है। लेकिन हर जगह पर ये वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगी।
उन्हीं एरियाज में आपको वेजिटेशन ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर एक खास तरह की कंडीशंस होती हैं। तो ये एक, जिस तरह से आमतौर पर जो नॉर्मल हमारे जैसे ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो एक ऐसे सैलाइन वाटर यानी कि जो नमकीन पानी है उसके अंदर उनका उगना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंग्रोव के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये सैलाइन वाटर के अंदर आसानी से मतलब अपना उग सकते हैं और ये प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ देखिए जो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंग्रोव जो होते हैं ना, इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ऑल्दो ये एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। मैंग्रोव के अंदर एक्चुअली यहाँ पर इसकी जो सेल वॉल होती है, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं, जैसे इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो सेल वॉल होती हैं, वहाँ पर वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं इस पूरे के पूरे ट्री को। और यहाँ पर लो ऑस्मेटिक पोटेंशियल कंडीशन जो डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जो सी वाटर होता है ना, काफ़ी सॉल्टी होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है, और इसी वजह से वहाँ पे लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो अगर कोई नॉर्मल पौधा होगा तो उसमें क्या होगा कि जितना भी नॉर्मली किसी भी ट्री के अंदर जो कंटेंट होता है ना, वो समंदर के पानी की तरफ जो है जाना शुरू हो जाएगा और वो पौधा सूख सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंग्रोव है, वो ऐसे लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के अंदर भी अपने जो उसके अंदर जो वाटर है, उसके अंदर जो कंटेंट है, एलिमेंट्स हैं, वो उनको अपने अंदर रिटेन रख सकता है और वो सरवाइव कर सकता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है इसकी थिकर सेल वॉल्स हैं, और यहाँ पर ये सेल वॉल्स जो है ना, लो ऑस्मेटिक पोटेंशियल कंडीशंस में भी मैंग्रोव को एक सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह से जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ स्पीसीज, ये सभी मैंग्रोव्स के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो कुछ मैंग्रोव की स्पीसीज ऐसी हैं जो सॉल्टी वाटर है हमारे ओशन का या सी का, उसका जो सॉल्टी वाटर है उसको वहाँ पर फिल्टर कर देती हैं। दैट मीन्स जब उनकी रूट्स वाटर को इनटेक कर रही होती हैं, तो समंदर के नमकीन पानी में से नमक को अलग कर दिया जाता है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्लीन वाटर को वो अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर पाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता। सो बेसिकली वो फ्रेश वाटर को इनसाइड मतलब अपने अंदर एंटर करने देता है वो प्लांट। इसी तरह से कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो अपने अंदर मतलब पूरा का पूरा जो सॉल्टी वाटर है उसको अंदर जाने देती हैं, प्लांट अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब करता है उसको, और वहाँ पर उसमें से जो सॉल्ट है उसको अलग कर देता है, और उन सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको वो बाहर एक्सपेल कर देता है, और बाकी जो बचा फ्रेश वाटर है वो अपने लिए यूज़ कर पाता है। तो ये ना आपने वहाँ पे एग्जाम में हो सकता है वहाँ पे ऑल वर्ड लिख दे वो, कि जितने भी मैंग्रोव की स्पीसीज हैं वो सभी इसी तरह से सर्वाइव करते हैं। तो आपने वहाँ पे याद रखना है सभी की सभी स्पीसीज के लिए ये जो पर्टिकुलर अभी मैंने आपको बताया, ये मैकेनिज्म सभी स्पीसीज के लिए नहीं है, कुछ स्पीसीज में अलग है, कुछ स्पीसीज का अलग मैकेनिज्म है। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक दो चीज़ और याद रखनी है, जो नॉन डिपेंडेंस ऑन द स्टोमेटल चेंजेस। स्टोमेटास क्या होते हैं? स्टोमेटा एक तरह से अगर एक नॉर्मल पौधे को देखेंगे हम, तो उसके जो लीव्स होते हैं, पत्तों में उनकी छोटी छोटी ओपनिंग होती है जिन्हें रंध्र कहा जाता है, मतलब हिंदी के अंदर। इन स्टोमेटास के थ्रू जैसे हमारी बॉडी में से जो पर्सपिरेशन है, यानी कि पसीना जो है वो इवेपोरेट होता रहता है हमारी बॉडी में से, वाटर धीरे धीरे बहुत स्मॉल अमाउंट से निकलता रहता है, उसी तरह से जो पौधे के पत्ते होते हैं वहां से स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर निकलता रहता है। तो आपको ये याद रखना है, जो स्टोमेटल साइज है बेसिकली यहाँ पर वो स्टोमेटा काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से पानी कम इवेपोरेट होता है, और जितना पानी इसने फिल्टर किया होता है उसको ये यूटिलाइज कर लेता है। इसका आमतौर पे जो फ़ायदा क्या है, बेसिकली जो मैंग्रोव्स जितने ज़्यादा हम कोस्टल एरिया में लगा के रखेंगे, उन उससे होता क्या है वहाँ पर कि हमारी एक तो जो सॉइल है वो इरोड नहीं होती, यानी कि सॉइल बची रहती है, और समंदर जो है ना उसकी जो एक इंटेंसिटी है वेव्स की, वो काफ़ी कम स्प्लैश होती है ज़मीन के ऊपर। तो एक तरह से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, या प्रोटेक्टिव जैसे एक बार होता है या बैरियर होता है, उस तरह से ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपको ना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन थोड़े से फैक्ट्स और देख लेते हैं यहाँ पे। जो भी कोई ट्री की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई ट्री प्लांट या कोई भी इस तरह से पौधा जो नमकीन पानी के अंदर रह सकता है, तो उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। तो ये आपने याद रखना है इंग्लिश के अंदर, इसमें आपको ज़रूर ये वर्ड पता होना चाहिए,
दैट मैंग्रोव्स को हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये इंटरटाइडल जोन के अंदर मिलते हैं आपको मैंग्रोव्स। ये आपको पोलर एरियाज में नहीं मिलेंगे मैंग्रोव्स, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। दैट मीन्स अगर हम इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 30 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो ज़्यादातर हमें जो मैंग्रोव्स हैं वो इसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स के बीच में मिलेंगे, 0 to 30, 0 to 30। आप कह सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक आपको ज़्यादा मिलेंगे, हालांकि थोड़ा सा उसके ऊपर भी लैटिट्यूड्स पे मिल सकते हैं। एक चीज़ आपने इसमें और याद रखनी है, इंटरटाइडल जोन में मिलेंगे। दैट मीन्स ये उन जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे टाइड्स जो है आते रहते हैं। टाइड्स का मतलब ज्वार भाटा, यानी कि जहाँ पे समंदर का पानी दिन में एक बार ऊपर और एक बार नीचे की तरफ जाता है, उन एरियाज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हाई रेनफॉल एरियाज विद द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम द, एक चीज़ ये याद रखनी है आपने, जहां पर लगभग 100 से 300 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 1000 से 3000 लिखा है, तो इसको आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स 100 से 300 सेंटीमीटर की जहाँ रेनफॉल होती है और जहाँ पे टेम्परेचर 26 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज करते हैं, वहां पर आपको ये ज़्यादा मिलेंगे। ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि रेड मैंग्रोव, ग्रे मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव भी होते हैं, राइजोफोरा भी होते हैं। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, वैरायटीज इनकी अलग अलग होती हैं। सो ये कहाँ पे आपको मिलेंगे, जहाँ पे टाइड्स आते हैं, जहाँ पे एस्चुरीज होती हैं, यानी कि जहाँ रिवर बहुत तेजी से समंदर के अंदर मिल जाती है, उन्हें एस्चुरीज बोलते हैं उस पॉइंट्स को। या जहाँ पे रिवर डेल्टाज होते हैं, जहाँ पानी बहुत स्लोली समंदर के अंदर जाके मिल जाता है, उन जगहों पर आपको देखने को ये मिलेंगे। तो ये अगर जिन जगहों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सैलिनिटी, यानी कि काफ़ी एक कह सकते हैं कि नमक होगा पानी में वहाँ पे, और लो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो एरियाज हैं उन जगहों पे एनारोबिक कंडीशंस होंगी। दैट मीन्स ही लो ऑक्सीजन होगी और स्लो मूविंग वाटर वहाँ पे आमतौर पे देखने को मिलता है हमें। तो इनके अंदर एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, ये आखिरकार जैसे बाकी पौधे एक बाकी जैसे गैसेस हैं, एनवायरमेंटल गैसेस, उनको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसी तरह से जो मैंग्रोव हैं वो कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो आपने ये याद रखना है वर्ड, इनके अंदर होते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर का मतलब होता है, न्यूमो का मतलब होता है एयर, यानी कि उन पॉइंट्स की बात की जा रही है जिन पॉइंट्स या जिन होल्स के थ्रू रेस्पिरेशन या गैसेस का एक्सचेंज होता है, उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम न्यूमेटोफोर। तो मैंग्रोव की ना एक खास हमारी स्पीसीज होती है जिसका नाम होता है एविसीनिया, वहां पर जो है न्यूमेटोफोर होते हैं। इसी तरह से जो प्रॉप रूट्स इनके अंदर मिलते हैं, प्रॉप रूट्स होती हैं जैसे कई बार आपने देखा होगा बरगद से काफ़ी सारी जो कह सकते हैं हम, जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आके वो पिलर जैसी बन जाती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे प्रॉप रूट्स होती हैं, वो राइजोफोरा भी एक तरह का यहाँ पर आपने याद रखना है। एविसीनिया जैसे आपने याद रखा, इसी तरह से राइजोफोरा भी एक स्पीसीज है मैंग्रोव की, तो इससे स्टेबिलिटी आती है उनके अंदर। और यहाँ पे जो इनकी बार्क है उसके अंदर जो है सॉल्ट को यहाँ सहने की, यानी कि सॉल्ट सिक्रीशन या सॉल्ट को एक तरह से वो सह सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि सॉल्ट को वो अलग करके बाहर एक्सपेल भी कर सकते हैं। ये सारी तरह की ना इनके अंदर अडेप्टेशंस या मॉडिफिकेशंस देखने को हमें मिलती हैं। और एक बहुत ही एक यूनिक फीचर है, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, कि मैंग्रोव के अंदर वहाँ पे विविपेरी जो है देखी जाती है। विविपेरी का मतलब क्या होता है? विविपेरी का मतलब होता है, एक साइंस की टर्म है जिसका मतलब है कि जैसे कोई भी एक जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसी रूप में जो है जन्म देती है। जैसे कहीं आपने देखा होगा जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग लेइंग होते हैं, तो वो ओविपेरस होते हैं, जो एग ले करते हैं। जब एग हैच होता है, जहाँ पे अंडा जब मैच्योर होता है, वो फूट जाता है, तो उसके बाद वहाँ से किसी एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। लेकिन कई हमारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्स को जन्म नहीं दिया जाता, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में विविपेरी देखने को मिलती है, तो ह्यूमन जो है ना ह्यूमन को ही आगे जन्म देता है। तो इसी तरह से मैंग्रोव के अंदर बहुत ही एक खास अडेप्टेशन है, जो इसके बीज होते हैं वो बीज वहां पर हवा में ही या जब पेड़ के साथ वो अटैच होते हैं उस समय पर वो डेवलप हो जाते हैं और पौधे का रूप ले लेते हैं, और वहां पे उनकी जड़ें निकल आती हैं थोड़ी थोड़ी सी। और जब जड़ निकल आती है तब वो जो बीज है या वो जो छोटा सा पौधा बन गया है उसको वो पानी के अंदर वो ड्रॉप हो जाता है, और वहां पर क्योंकि ऑलरेडी उसकी अब जो रूट्स हैं वो डेवलप हो गई हैं, इसीलिए उसको अपने आप को फिक्स करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए आपने याद रखना है मैंग्रोव्स के अंदर विविपेरी देखी जाती है। मैंग्रोव्स बेसिकली आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 0 से लेकर 30 डिग्री
नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक आपको देखने को मिलेंगे। और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल नहीं होंगे, इन्हें थोड़ा सा गर्म जो एनवायरनमेंट या जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे चाहिए होगा। तो इसीलिए आमतौर पे ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। इस पे ना ऑलरेडी यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है, और कई जगह पे हमने स्टेट सर्विसेज के अंदर जो अभी तक मैंने मैंग्रोव के ऊपर आपको बताया उनमें से क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं, क्या ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका या ओशियानिया, ओशियानिया का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है वहाँ पर, क्या वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं हमें? तो ये आपने यहाँ पे आंसर देना है कि यस, वहाँ पर भी देखने को हमें मिलते हैं। मैंग्रोव्स जो है इंडिया में अगर बात की जाए आखिरकार कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, तो आपने याद रखना है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है। और इंडिया की जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कितने हैं कितने नहीं, उसकी जो रिपोर्ट आती है हर 2 साल बाद आती है, ये भी याद रखना है आपने। 2023 में रिपोर्ट आई थी, 2025 में वो रिपोर्ट जो है वो बना दी गई होगी, लेकिन अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया गया था उसका डेटा। तो आपको ये याद रखना है, मैंग्रोव्स जो हैं वो इंडिया में 0.15% एरिया पर ही यहाँ पर मौजूद हैं। और उनमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। और सेकंड नंबर पे आते हैं गुजरात में, थर्ड नंबर पे आते हैं अंडमान निकोबार में। तो आपको ये तीनों स्टेट्स पता होनी चाहिए, जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड उसके बाद अंडमान निकोबार। तो उसमें जब इनको प्रोटेक्ट करने की बारी आती है तो फिर हम कौन से मतलब लॉज यहाँ पे जो यूज़ में लेके आते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा बस, वैसे तो जब आप एनवायरनमेंट कवर करते हो तो वहाँ पे बार बार ये वर्ड आता है, दैट्स द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके तहत जहाँ जहाँ पर मैंग्रोव होते हैं उन एरियाज को हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर किसी तरह की और डेवलपमेंट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये एरियाज बहुत ज़रूरी होते हैं। वैसे आपको एडिशनली पता होना चाहिए, जहाँ मैंग्रोव होते हैं ना वहाँ पर फिश के कई तरह की स्पीसीज वहां पर आकर, मतलब जो है ना उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं वो। तो फिश की बहुत तरह की स्पीसीज भी हमें मिलती है जहां जहां मैंग्रोव होते हैं, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को भी ये लोग या ये जो एरियाज हैं वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ जिसमें अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट या बाकी जितने भी एनवायरनमेंट के एक्ट्स हैं, वो यहाँ पे हेल्प करते हैं, और या उनको यूज़ में हम लेकर आ सकते हैं ताकि इनका जो एरिया है मैंग्रोव्स का एरिया उसको बचाया जा सके। साथ ही साथ इसमें आपने याद रखना है, मैंग्रोव्स को लेके आपके पास और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि ये एक तरह से कार्बन सिंक होते हैं। कार्बन सिंक का मतलब होता है जहां जहां पर हम एनवायरमेंटल कार्बन को सेट कर सकते हैं। दैट मीन्स एनवायरनमेंट में जितनी कार्बन रहेगी उतना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट गर्म होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए जितनी ज़्यादा कार्बन को हम पकड़ कर या तो सॉइल में डाल दें, या हमारे जो अर्थ है, यानी कि एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं कि ज़मीन पर अगर हम पौधे वगैरह या पेड़ यहाँ पे लगा देंगे तो वहाँ पर वो फिक्सअप हो जाएगी। अदरवाइज जो हमारे पास ओशियन एरियाज हैं उनमें अगर हम किसी तरह से पौधे वहाँ मैनेज कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लू कार्बन सिंक। क्योंकि ब्लू दैट मीन्स वाटर को यहाँ पे रिजेंबल करता है वो, तो ब्लू कार्बन सिंक उनको बोलते हैं, जो कार्बन को हम एनवायरनमेंट से उठाकर या एनवायरमेंटल कार्बन को हम पानी के अंदर फिक्सअप कर दें। तो इस तरह से आपको याद रखना है, मैंग्रोव्स इसमें भी हेल्प करते हैं ताकि जो कार्बन है, कार्बन ऑलरेडी आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो है होती हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को ग्लोबली वार्म कर रही हैं। तो इस तरह से हम जो एनवायरमेंटल एक ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन की प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि जो फिश या बाकी जैसे क्रस्टेशियंस एक तरह की और यहाँ पे ग्रुप होता है एनिमल्स का, तो उनके लिए यहाँ पर एक नर्सरी ग्राउंड होता है। बेसिकली यहाँ ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफर करते हैं, और लाइवलीहुड के लिए जो लोग आसपास के लोग होते हैं वहाँ पे उनके लिए फिशरी या हनी कलेक्शन, फ्यूल वुड और इको टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफ़ी कामकाज मिलता रहता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, और समंदर से आने वाली जो लहरें हैं उनको ये रोक पाते हैं, इसीलिए ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में भी काम आते हैं। और एक तरह से ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं हमारे, ताकि बस कि यहाँ पे सच कोई और पॉइंट नहीं बनता, इसमें आप छोड़ सकते हैं इनको। तो जो मैंने भी आपको यहाँ पर बताया मैंग्रोव के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पे आते हैं। जहाँ जहाँ मैंने आपको ध्यान रखने के लिए इसमें बताया कि आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, उन जगहों पे आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट द मीथेन एमिशन। आप याद रखिए, मीथेन जो है एक बहुत ही क्रूशियल फ्यूल है, यानी कि जिस तरह से आपने कभी ना कभी सुना होगा दैट CO2 होता है, CO2 जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट में होगी तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 12 गुना ज़्यादा मीथेन खतरनाक होती है। तो आपको याद रखना है
अगर जैसे अब तो कुछ नई रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट 84 टाइम्स मोर पोटेंट है देन CO2, यानी कि अगर CO2 1 यूनिट ग्लोबल वार्मिंग करती है तो ये 84 यूनिट जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो मीथेन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक आजकल हो गया, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मीथेन जो है ना वहाँ पर उसकी एमिशन देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है दैट जो मीथेन है उसका आज की डेट में एक एनवायरमेंटल हैजार्ड ये बनता जा रहा है। तो आपको ना इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी ज़रूरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मीथेन है एक केमिकल कंपाउंड जिसका जो फॉर्मूला है दैट्स CH4, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर ये सिंपलेस्ट एल्केन के नाम से आप इसको मतलब मानते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसको सिंपलेस्ट एल्केन कहा जाता है। और यहाँ पर ये नेचुरल गैस का कंपोनेंट है। तो ये आमतौर पे जब क्वेश्चन आता है साइंस से कि जो प्राइमरी कंपोनेंट है हमारे नेचुरल गैस, जो नेचुरली हमें गैस मिलती हैं, तो उसके अंदर मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पे मीथेन होती है। तो मीथेन की ना आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये एक ऑर्डरलेस है, यानी कि इसकी कोई भी स्मेल आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते या महसूस नहीं कर सकते। कलरलेस है, टेस्टलेस है और लाइटर देन एयर है, क्योंकि एयर तो कई तरह की गैसेस का जो है ना वो मिक्सचर है। तो और ये अकेली अपने आप में एक गैस है, तो इसीलिए ये इसका जो एक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो कम है, तो लाइटर देन एयर है, ये याद रखना है आपने। और जब ये जलती है, जब इस गैस को जलाया जाता है तो वहाँ पे ब्लू फ्लेम ऑब्जर्व की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और जब ये जलती है तो नेचुरली ये O2 के साथ जिसको, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये जो बर्न होगी तो वहाँ पे CO2 और H2O रिलीज होंगे। तो आपको ये भी याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया दैट नेचुरल गैस के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, 95% तक जो है ना नेचुरल गैस के अंदर मीथेन होती है। और जब ये बर्न होती है तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे हीटिंग, इलेक्ट्रिक जनरेशन, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कई बार इसका जो है ना मीथेन का प्रयोग हम और गैसेस को या केमिकल्स को बनाने में भी करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथेनॉल एंड बाकी कंपाउंड्स। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं जो इसके एमिशन की, यानी कि इसका जो जब इसका उत्सर्जन होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है अभी। वर्ल्ड के अंदर अगर हम चाइना और US को छोड़ दें तो, या उनके बाद थर्ड नंबर पर इंडिया का यहाँ पे रैंक है, जिसके अंदर हम बहुत बड़े लेवल पर एमिशन कर रहे हैं CH4 की। तो ये कई तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि बाइनल अपडेट रिपोर्ट आती है UNFCCC की, ये आपको याद नहीं रखनी है कि किसकी रिपोर्ट आती है। जब भी कोई मेजर और रिपोर्ट आएगी तो हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखना है आपने कि जो मेजर सोर्सेज है मीथेन के वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो आपको ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो वेटलैंड्स होती हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जैसे मान लीजिए कोई लेक वगैरह है तो उसे अगर हम वेटलैंड काउंट करते हैं तो वहाँ पर उनके आसपास जो पड़े हुए वहाँ पे लकड़ियाँ हैं या पत्ते हैं या जो डेड बॉडीज़ हैं, जब वो धीरे धीरे डीकम्पोज या सड़ने लगती हैं, तब उस समय पर ना बहुत सारी जो है ना मीथेन डेवलप होती है। तो जब भी कभी कोई चीज़ एनारोबिकली, याद रखना है आपने, जब भी कोई चीज़ बिना ऑक्सीजन के या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ इस तरह से डीकम्पोज हो रही होती है, स्पेशली ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है, जैसे मैंने बताया आपको, जो चीज़ें पहले जिंदा थी और अब वो उनकी लेट्स से डेथ हो गई है, तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और वो सड़ रही हैं तो वहाँ पर मीथेन डेवलप होगी। इसी तरह से बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन हो रहा है, जो राइस फील्ड होते हैं, याद रखना है आपने। मतलब जिन जगहों पर चावल की खेती होती है लेकिन वहां पर पानी जो है खड़ा होना चाहिए, उन जगहों पर भी बहुत सारी मीथेन होती है। इसीलिए ही जब भी आप कभी फार्म फील्ड्स में जाते हैं जहां पर चावल की खेती हो रही है या चावल लगाया गया और पानी वहां पे खड़ा है, तो आपको कई बार ऑब्जर्व होगा कि वहां पे टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आसपास मीथेन बहुत डेवलप हो जाती है। और मीथेन जो है ना एक तरह से एनर्जी को कैच रखती है या पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से जो आसपास का जो एक एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। और इसीलिए, क्योंकि जो फार्म फील्ड मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि पानी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पानी के नीचे वहाँ पे उस समय पर एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। इसी तरह से जो लाइव स्टॉक एंट्रिक फर्मेंटेशन, इसका मतलब होता है, जैसे बफलो की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम गाय भैंस इनकी बात करते हैं, तो इनका जो स्टमक होता है, गैस्ट्रिक रीजन होता है ना, तो जब भी ये सेलुलोज या जो भी चारा खाती हैं, जो जितने भी हमारे पशु हैं,
जब वो चारा खाते हैं तो उनके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक रीजन में ना वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैस वहाँ पे डेवलप होती है। और उस मतलब जो एनिमल्स हैं जब वो गैस पास करते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो CH4 है, मीथेन है, वो रिलीज होती है। तो कैटल से बहुत ज़्यादा एक ये ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। इसी तरह से जब भी कभी हम फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंबशन करते हैं, यानी कि जलाते वगैरह हैं, तब भी ये CH4 डेवलप होते हैं। आमतौर पे कैसे, जैसे जब हम वुड को या जो फसल कट जाने के बाद बचे हुए जो उसके पार्ट्स हैं उनको जब जलाया जाता है तब भी मीथेन रिलीज होती है। इसी तरह से जिन जगहों पर हम घरों से निकलने वाला जो शहर का कूड़ा करकट है, अगर हम किसी एक जगह पे जाके डंप कर देते हैं, किसी खड्डे में डाल देते हैं या पूरा पहाड़ बना देते हैं कहीं बाहर, तो वहाँ पर भी जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होने की वजह से वहाँ पर CH4 जो है रिलीज हो जाती है। तो आप उसको बोलते हैं लैंडफिल बोलते हैं उसको, जो बाहर हम किसी जगह पे जहाँ डंपिंग ग्राउंड्स टाइप होते हैं उनको लैंडफिल कह दिया जाता है। इसी तरह से जहाँ पर फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन होती है, जहाँ फर्टिलाइज़र्स आप जानते ही हैं वो केमिकल्स जो कि पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं उनकी एक प्रोडक्टिविटी के लिए, या जहाँ पर फर्टिलाइज़र्स बना रहे होते हैं जैसे कि यूरिया बनता है या पोटाशियम, या इसी तरह से जो फॉस्फोरस है बाकी, या DAP जहाँ बनता है, तो उन जगहों पर भी काफ़ी सारा जो है CH4 डेवलप हो जाती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, तो ये चीज़ क्वेश्चन आ जाता है आमतौर पे पेपर में। तो आपको याद रखना है दैट एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। दैट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को गर्म कर सकती है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंट का मतलब है काफ़ी एक ताकत है इसके अंदर कि ये एनर्जी को अपने साथ पकड़ के रख सके। तो मीथेन जो है ना वो 84 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है। ये हीट को ज़्यादा पकड़ सकता है CO2 से 84 टाइम्स। तो आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा जो है ना खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए इसकी जो एक पोटेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इसमें। और ये आप कह सकते हैं कि क्योंकि इसका एक एनवायरमेंटल जो प्रेजेंस है मीथेन की बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो ग्लोबल ग्रीन हाउस जो गैस इफेक्ट हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपको इसके अलावा ना यहाँ पर ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए। इनको गाइस हम बोलते हैं क्योटो गैसेस बोलते हैं। जो ये 6 आप गैसेस देख रहे हैं, इसको आपने याद रखना है, दीज आर नोन एज दी क्योटो गैसेस। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इन गैसेस का नाम आता है। और रिसेंटली इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पंजाब के अंदर ऑब्जर्व किए गए थे, जहाँ पर ये पूछा गया था दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर अंडर दी क्योटो प्रोटोकॉल, या वहाँ पे कौन सा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपको वहाँ पे जहाँ कंफ्यूजन होगी मैं बताऊंगा, आपको ये 6 गैसेस के नाम पता होने चाहिए। जैसे कि जो CO2, सबसे पहले CO2 याद रखें। सेकंड नंबर पे CH4 याद रखें। थर्ड नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड। एग्जाम के अंदर हो सकता है आपको वहाँ पे NO2 लिखे, बट ये N2O है। आपको याद रखना है, अगेन मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है ये। तो N2O होता है इसका फॉर्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड अगेन। और इसी तरह से HFC, PFC, और यहाँ पे SF6, दैट्स अ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो जो जैसे मैंने कहा कि पंजाब के अंदर जब क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पर HFC की जगह वहाँ पे HCFC लिख दिया गया था। तो याद रखना है आपने, ये HFC है ना कि HCFC है। तो यहाँ तक की डिटेल जो है ना आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका ये है। तो जैसे जैसे आप अगर यहाँ से यहाँ तक जाते रहेंगे, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम खतरनाक है इन 6 में से, और उससे ज़्यादा जो खतरनाक है वो मीथेन है, जो उससे 20 गुना खतरनाक है, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। और उससे ज़्यादा है नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद HFC, फिर PFC, और फिर एंड में SF6, जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ना, क्योटो एक जापान का शहर है, वहाँ पर ये तय हुआ था कि वर्ल्ड में हमें इन 6 गैसेस को रोकने की ज़रूरत है। तो इसीलिए 2005 से लेकर 2012 तक हमने इन जो प्रोटोकॉल के तहत गैसेस को मार्क किया था या चेक किया था, इनको हमने इनके प्रोडक्शन को धीरे धीरे रोकना था। तो ये हमारा उस समय पर टारगेट था। तो आपको ये याद होना ज़रूरी है। आज हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसके लिए, आपने याद रखना है। भारत ने जैसे हरित धारा या BS6 एमिशन नॉर्म्स, यानी कि जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर BS6 यूज़ किया जाएगा, जो पेट्रोल वगैरह है। या BS6 का मतलब होता है जो भारत स्टेज 6, यानी कि नई तरह के जो इंजन्स हैं उनका प्रयोग किया जाएगा हमारे व्हीकल्स के अंदर, ताकि जो धुआं या एग्जॉस्ट है वो उसमें मीथेन कम निकले। इसी तरह से ग्लोबली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ग्लोबली आपको पता होना चाहिए
जैसे कार्बन मैपर जो टेनेजर, एक हमने मिशन को शुरू किया है जिसके अंदर हम मीथेन जहाँ पे ज़्यादा निकलती है उन जगहों को हम ऑब्जर्व कर सकें। इसी तरह से ग्लोबल मीथेन प्लेज हमने 2021 में ग्लासगो के अंदर जब COP26 मीटिंग चल रही थी उस समय पर ये टारगेट लिया था कि वर्ल्ड में हम 30% इसकी रिडक्शन करेंगे। और लेवल हमने कौन से ईयर से वो रिडक्शन करनी है, जो लेवल हमारे 2020 के थे उससे हमने 30% रिड्यूस कर देना है 2030 तक। तो ये ग्लोबल मीथेन प्लेज के नाम से जाना जाता है। हालांकि इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। उसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें जो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर की अगर बात करें, दैट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये आमतौर पे ना पूछ लिया जाता है आपको, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर वगैरह अभी रिसेंटली था न्यूज़ में, किसने इसको जो है रिलीज़ किया है या इसकी लॉन्च किया है। तो इस तरह के ट्रैकर्स आपने याद रखने हैं। इन और इसी तरह से यूनैप का भी एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम जो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी या इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मीथेन को लेके मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उतने से ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाएंगे। और आपको मेनली ये पता होना ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस, यानी एनारोबिक का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं या बहुत ही कम ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर जो ये डेवलप होते हैं, तो आपको इतना पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, देखिए सारा यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू यहाँ बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कैसे जो मीथेन है वो डेवलप होती है। तो इसको और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025। तो एनर्जी कंजर्वेशन नाम ही जैसे बता रहा है कि हमने एनर्जी को कंजर्व करना है, जितनी खर्च होती थी पहले उसको अब हमने बचाना है, तो उससे बात उससे रिलेटेड है ये। इन अवार्ड्स को लेके हम देखते हैं, क्योंकि इंडिया में ये अवार्ड्स जो हैं वो कौन दे रहा है यहाँ पे, ये इनिशिएटिव एक तरह से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी टाइप के या जो सिविल सर्विसेज में स्पेशली हरियाणा के अंदर आ सकते हैं। इसे 1991 में इंस्टीट्यूट किया गया था। हालांकि ऐसे अवार्ड्स को लेके ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कब शुरू हुए थे, पर इन्हें आपके पास टॉप किसने किया और अच्छा किसने परफॉर्म किया, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर हो सकते हैं। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसको स्टार्ट किया था। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशंस या एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ये कैटेगरीज हैं इसके अंदर जहाँ पर हम इस अवार्ड को देते हैं। तो आपको ना यहाँ पर बीईई के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स अ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, याद रखिए इसे एक एक्ट से बनाया गया था जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसके तहत हमने इसको 2002 में, एक्ट आया था 2001 में, और 1 मार्च 2002 से हमने इसको स्टार्ट किया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी कि ये एक तरह से ये वैधानिक निकाय है, यानी कि जिसे कानून से हमने एक अब जैसे कोई लॉ बनाकर हमने इसको बॉडी को बनाया था, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करती है जैसे कि नाम बता रहा है इसका। और इसमें ना एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका है यूपीएससी के अंदर पैट स्कीम के ऊपर। जो पैट स्कीम है ये काफ़ी पुरानी स्कीम है ये। इसको बोलते हैं परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। जैसे मान लीजिए मैंने एक अपनी मेरी इंडस्ट्री है और मैंने बहुत अच्छे अप्लाइंसेस यूज़ किए हैं जिसके तहत मैंने बहुत सारी जो एनर्जी है वो बचा ली है। तो एज अ रिवॉर्ड मुझे एक यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और जितना मेरा उसमें खर्चा हुआ है तो मैं उस एक सर्टिफिकेट को ना यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, किसी एक ऐसी इंडस्ट्री को दे सकता हूँ, सेल आउट कर सकता हूँ उसे, जो इंडस्ट्री अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाई है। तो इस तरह से जो पैट स्कीम जो है ना बहुत पहले आई थी, अब उस स्कीम का नाम यहाँ पे रख दिया गया है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ट्रेडिंग स्कीम है बेसिकली ये, और इसके अलावा बाकी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे इलिसिट कैनबिस कल्टीवेशन इन दी कंधमाल। कंधमाल जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर है, और वहाँ पर जो कैनबिस कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इलिसिट यानी कि इलीगल वे से यहाँ पे उगाई जा रही थी। तो उसको काफ़ी बड़े लेवल पे सीज किया गया है। तो अगर आप इस समय पर देख रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज ई कैनबिस को इस समय पर आप देख रहे हैं, कैनबिस का पौधा जो है। और कंधमाल के अंदर कंधमाल इज़ नोन फॉर द जोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्ड, क्योंकि कंधमाल में ना बहुत ही फेमस एक वहाँ की हल्दी है जिसको बोलते हैं हम कंधमाल टर्मरिक, और कंधमाल इसके लिए बहुत फेमस है। अगर हम कैनबिस की बात करें यहाँ पे, कैनबिस जो है इसका जो प्लांट है, इस प्लांट का पूरा नाम है कैनबिस सटाइवा। और इससे हमें एक तरह का ना साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमें यहाँ मिलता है, यानी कि जो एक जिसको आप कह सकते हैं कि मेंटली ये जो है ना एक एक्टिव कर देने वाला एक एलिमेंट है इस तरह का। और ये केमिकल आप इसको कहें तो दैट्स अ डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनिबिनॉल, जिसको टीएचसी आमतौर पे कह दिया जाता है।
और इसकी ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की इस जगह पे। बेसिकली जब भी कभी इस तरह के जो ऐसे जो मेंटल स्टिमुलेंट्स होते हैं या इस तरह के कॉन्ट्राबैंड्स होते हैं, इस तरह के केमिकल्स को डील किया जाता है किस एक्ट के तहत? एनडीपीएस एक्ट, इसको बोलते हैं, दैट्स अ नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसके तहत इस तरह के प्रोडक्ट के जो पोजेशन, यानी कि आपके पास अगर आप इसकी कल्टीवेशन कर रहे हो, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ कैनबिस, या इससे निकले हुए जो रेजिन्स हैं, यानी कि थोड़ा सा जो इसका केमिकल हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे जो मिल्की केमिकल्स इस तरह से होते हैं, या रेजिन्स, जिसको चरस एंड फॉलोइंग टॉप्स, जो इसका ऊपरी जैसे हिस्सा, जैसे गांजा जिससे बनता है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर रखना, पोजेशन उनका या बेचना सब बैन है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, इनकी कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस देती है। अगर आप कोई यानी कि जिस तरह से अगर कोई पर्सन इनको कल्टीवेट करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे सुटेबिलिटी चेक करने के बाद इस तरह के लाइसेंस प्रोवाइड करती है। जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज द इंडस्ट्रियल कैनबिस कल्टीवेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज को अलाउ किया गया है ताकि वो कैनबिस कल्टीवेशन कर सकें। और यहाँ पे हाइवर द एक्ट, जो हमारा एक्ट है एनडीपीएस एक्ट 1985 का है, वो यहाँ पे इसके सीड और लीव्स को नहीं इंक्लूड करता। और मतलब बस इतना थोड़ा सा अगर आप इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ना दवाइयाँ वगैरह बनाने में काम आती हैं इनके जो केमिकल्स होते हैं, तो इसीलिए हम टोटली इनको बैन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज 2026। हालांकि ये आपको, जब आप इस तरह की करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको ये पता नहीं लगेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन आपको बस इसमें एक दो चीज़ ही याद रखनी है, उसके अलावा बाकी आप इसमें छोड़ सकते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर जो अनइनकॉर्पोरेटेड जो सेक्टर्स हैं, लाइक हमारा जो नॉन एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स हैं, उनको हम क्या यहाँ पे उनका सर्वे करते हैं, एनुअल सर्वे, कितना यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, या कितनी असेट जनरेशन हुई है, इसी तरह से कितना लोन वगैरह मिला है जो एंटरप्राइजेज हैं उनको। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वो ये डाटा कलेक्ट करती हैं, और एनुअल सर्वे को यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। इसके अंदर हम क्या चीज़ का सर्वे नहीं करते हैं, हम इसके अंदर एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को यहाँ पर जो सर्वे नहीं किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या सर्विसेज सेक्टर को ही हम यहाँ पे करते हैं, मतलब वहाँ पे इनको ही हम चेक करते हैं, इनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पे अनइनकॉर्पोरेटेड जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे, आप इनको टोटली यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। सो गाइज, इस सेशन के लिए ये करंट अफेयर्स एनफ हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कुछ जगहों पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और कुछ टॉपिक्स हमारे लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट के हैं या वो कल्चरल हमारे टॉपिक्स हैं, तो आपको हर एक जो करंट अफेयर है उसको आपको उसके वेटेज देनी होगी, कि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ों को याद रखना है, किसी के अंदर कम चीज़ों को याद रखना है, कईयों को इग्नोर करना है। उस तरह से आपको ये चीज़ें लिख लेनी चाहिए, और इनके बहुत ही स्मॉल क्रक्स नोट्स अगर तैयार करें और उनको बार बार रिवाइज करें, तब जाकर आपको ये जो करंट अफेयर हैं वो कुछ ही टाइम की प्रैक्टिस के बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।